इस वक्त जो हमारे अगले मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डीएम मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मुरादाबाद का ही डेटा हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त कितने एक्टिव केसेस हैं और क्या यहाँ पीक निकल गया है या अभी आप उसको फेस कर रहे हैं। मृत्यु दर कैसी है यहाँ पर? आवाज नहीं आ रही। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखो, हेलो। तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे आवाज़ बंद करे रहती है। तो चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत फिलहाल लग रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त एबीपी गंगा पर चल रहा है डीएम ई कॉन्क्लेव। अपने आप में एक मुहिम, अपने आप में एक अनूठा और अलग प्रयास, जहां पर हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्या है कोरोना का हाल और किस तरह ये सभी अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी अपने अपने जिलों की, ये कैसे इस कोरोना से लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे साथ मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सबसे पहले हम मुरादाबाद का डेटा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है और मृत्यु दर फिलहाल कैसी है मुरादाबाद में। देखिए, जो मुरादाबाद में एक्टिव केसेज हैं वो 38,393 हैं और 270 अब तक डेथ हुई है। तो कुल मिला के हमारा जो मृत्यु दर है वो 1% से काफ़ी नीचे है, 0.80% है। और जो हमारे इस समय जो एक्टिव मरीज हैं वो 7,233 हैं। तो जो होम, और इसमें से लगभग 6,000 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, बाकी हमारे मरीज हॉस्पिटल्स में हैं। तो बिल्कुल 7,000 फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या है और अब तक आपने बताया 37,000 से ज्यादा केस यहाँ पर सामने आए हैं। सर, बेड की क्या स्थिति है यहाँ पर? ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है? खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में लोगों का वहां पर बेहतर इलाज हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जब पहली बार कोरोना की जो फर्स्ट लहर थी उसमें हमारे जनपद में केवल 120 आईसीयू बेड थे और जो ऑक्सीजन के बेड थे वो 300 बेड थे। इस बार हम लोगों ने इसको 3 गुना बढ़ाया है और आज की डेट में अगर आप देखना चाहें तो आईसीयू की जो हमारे पास बेड है वो 426 बेड है, 1200 के लगभग ऑक्सीजन बेड है और 800 के लगभग हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं। तो इस प्रकार इस बार लगभग 3 गुनी तैयारी के साथ हम लोग जो है पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट अब तो अगर आप ऑनलाइन जा करके हमारे ज़िले का डेटा देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ आईसीयू बेड भी आपको खाली मिलेंगी और ऑक्सीजन बेड भी काफ़ी संख्या में खाली मिलेंगी इस समय हॉस्पिटल्स में। और सर, जो लोग होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उनके घर व्यवस्था कैसे पहुंचा रहे हैं आप लोग? कंट्रोल रूम है, हेल्पलाइंस हैं, क्या 24/7 वो एक्टिव हैं, उठाए जाते हैं फ़ोन? क्योंकि लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलता है। नहीं, आप किसी भी अगर होम आइसोलेशन में रह रहे किसी भी पेशेंट से पूछेंगे आप तो वो बताएगा कि दिन में 2 से 3 कॉल जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो हमारा बना हुआ है वहाँ से निरंतर उनको कॉल किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी लैब से रिपोर्ट अपलोड होती है तो पहला काम हमारा ICCC करता है कि सबसे पहले वो जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं सबसे पहले उनको कॉल करता है। फिर इसके बाद ILI वाले जो बीमारी से पीड़ित हैं उनको कॉल करता है और फिर 60+ लोगों को कॉल करता है प्रायोरिटी पे। फिर इसके बाद सारे पेशेंट्स की कॉलिंग होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICCC जो सेंटर है हमारा उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसमें जो है पेशेंट कॉलिंग सेंटर अलग से है, उसमें जो पेशेंट मैनेजमेंट सेंटर है वो अलग काम करता है, एम्बुलेंस मैनेजमेंट अलग से काम करते हैं। और इसी तरह से अगर कहीं पे डेथ होती है तो जो डेड बॉडी का मैनेजमेंट है उसको भी देखने के लिए अलग से टीम है और एक अलग सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए अलग से टीम है। तो इस प्रकार से 5-6 पार्ट में बांट करके हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसी कोई भी शिकायत नहीं होगी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को कि उनको कंट्रोल रूम का नंबर नहीं मिल रहा है या उनको कोई कॉल नहीं कर रहा है। हम प्राथमिकता पर उनको कॉल करते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो उसका काफी क्राइसिस पिछले दिनों देखा गया है और लगभग अब हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो क्या मुरादाबाद में भी आप ऐसा कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन की क्राइसिस एज सच उस तरह से नहीं थी मुरादाबाद में, क्योंकि हम लोगों के जो हॉस्पिटल की खपत है, जो हमारा L3 हॉस्पिटल है, उसमें 10 टन की खपत थी, वो हमें लिंडे से मिलती थी, और बाकी जो हमारी 25 टन की खपत थी वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से एलोकेशन बराबर मिलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुरादाबाद में कोई एज सच इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक हमने ऑक्सीजन हेल्पलाइन हमने बना रखी है, उसके माध्यम से हमने लगभग आज सुबह की जो फिगर थी 1023 जो होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से कम है 94 से, तो उनको भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो हमने जो यहाँ पे इंडस्ट्री वाले सिलेंडर थे और कमर्शियल यूज के लिए जो सिलेंडर्स थे, उनको कलेक्ट करके एजेंसी पे रखवा करके जिनके पास सिलेंडर्स नहीं है उनको उनके लिए भी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यहाँ अभी जो शुगर डिपार्टमेंट की ओर से 2 प्लांट ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है, और PM केयर से भी हमारा जो कंबाइंड हॉस्पिटल है वहाँ पे हमें हमारा जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगेगा वहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं, और हम लोग जो MLA फंड्स है, MLA फंड्स के माध्यम से 3 सामुदायिक केंद्रों को हम लोग 30-30 बेड के हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। क्योंकि हम आगामी अगर कोई इस तरह की दोबारा से कोई लहर आती है तो उसके लिए हम लगभग 150 से 200 ऑक्सीजन बेड अपने सरकारी तौर पे तैयार करेंगे, और लगभग 100 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेड भी तैयार करने जा रहे हैं। PHCs में, छोटी छोटी PHCs में भी एटलीस्ट 10 बेड और 5 बेड के हॉस्पिटल तैयार करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की फिलहाल क्या स्थिति है? 18+ के वैक्सीनेशन हो रहे हैं मुरादाबाद में, और अब तक कितने लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, इसका कोई डेटा? हाँ, 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है, और अब तक जो है हम लोगों ने 10,000 18+ के लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। हमारे यहाँ इसके लिए 22 सेशंस 22 प्लेसेज पे जो है टीकाकरण हो रहा है, और अच्छा जो है प्रतिशत है इसका, लगभग 90% 18+ के लोग टीकाकरण करा रहे हैं। जिन बहुत सारे लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किए होते हैं उसमें से अगर कुछ बीमार पड़ जाते हैं या लैक्टिंग मदर्स हैं तो वो लोग थोड़ा जो है नहीं आ पाते हैं, उनको लगना भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है 90% टीकाकरण का टारगेट, मतलब टीकाकरण का जो हमारा जो उपलब्धि है वो 90% के आसपास चल रही है। अभी तक जो है 9,816 लोगों को, चूँकि अभी पिछले मंडे से ही स्टार्ट हुआ है मुरादाबाद में, तो 10,000 लोगों का लगभग टीकाकरण हो गया है। जी हाँ, बीते दिनों हमने ये भी देखा कि दवाइयों की कमी से भी हम जूझे, कहीं कालाबाजारी की भी खबरें आई, तो क्या ऐसा कुछ आपने भी फेस किया, और आगे ऐसी जरूरत ना हो, सप्लाई चेन या दुरुस्त रहे, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपके तो रिपोर्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे। कभी भी हमारे जनपद में चाहे वो आवश्यक वस्तुएं हों, चाहे वो दवा की बात रही हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात रही हो, यहाँ पे कभी भी कोई भी कालाबाजारी नहीं होने पाई। हम लोगों ने उसके लिए पूरे हर चीज़ को नियंत्रित करने के लिए टीमें बना रखी हैं, वो अपना काम करती रहती हैं, और निश्चित रूप से कोई भी कालाबाजारी दवाओं को लेकर के नहीं हुई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो लक्षण युक्त लोग हैं, जिनको जुकाम, बुखार, खांसी जैसी चीज़ें हैं, तो अभी 5 दिन का अभियान चला था, उसमें लगभग 5,102 लोग जनपद में पाए गए थे। उनको हम लोगों ने एडवांस दवाइयाँ जो है गवर्नमेंट की ओर से डिस्ट्रीब्यूट कराई। यहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संगठन थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल की जो मेडिसिन्स थी उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट, उसको जो है मतलब हम लोगों को दिया। उसके विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी वो दवाइयाँ जो लक्षण युक्त लोग हैं उनको वितरित कराई गई, ताकि कोई भी गंभीर स्थिति में जाने से बचे, और उसका एक अच्छा परिणाम भी आ रहा है। धीरे धीरे केसेज की संख्या में निरंतर जो है कमी हो रही है, और गंभीर रोगी जो पहले 1 हफ्ते पहले जो समस्या थी कि ज़्यादा गंभीर पेशेंट्स आ रहे थे हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल काफ़ी उनमें बहुत भारी कमी आई है। ग्रामीण इलाकों का आपने जिक्र किया, तो सर वहां पर इन्फेक्शन फैलने का एक बड़ा कारण पंचायत चुनाव भी माना जा रहा है, और कुछ पलायन भी है कि लोग जिस वक्त ये सेकेंड वेव शुरू हुई थी तो अलग अलग राज्यों से भी लौटे हैं, तो इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फेक्शन फैला है। तो क्या घर घर तक पहुंच बना पाए हैं आप? टीम्स जो हैं वो पहुंच पाई हैं टेस्टिंग के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए? किसको ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पर है, किसको आइसोलेशन गांव में तो वो भी संभव नहीं है, किसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो ये आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है ग्रामीण इलाकों में?
देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रवासियों का आगमन शुरू हुआ था तो उसी समय गवर्नमेंट ने निर्देश दिए थे कि इनकी प्रॉपर जांच कराई जाए। हम लोगों ने 4 टीमें जो है रेलवे स्टेशन पे और 2 टीमें बस स्टेशन पर लगा दी थी। तो इनिशियल स्तर पर ही उनको आइसोलेट किया था हम लोगों ने। एक जिला मुख्यालय पे एक क्वारंटाइन सेंटर बना करके और प्लस तहसील स्तर पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए थे जी। तो इससे जो प्रवासियों के माध्यम से जो बात की जा रही थी कि गांव में संक्रमण फैलेगा या पंचायत चुनाव के माध्यम से गांव में संक्रमण फैलेगा, उसमें वो बात नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ब्लॉक वाइज गाँव का डाटा है और उसमें घर घर सर्वे हुआ है। हर आशा 200 घरों का सर्वे करती है। लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 2000 आशाएँ मुरादाबाद में तैनात हैं और उन्होंने 5 दिनों में 5 मई से लेकर के 9 मई के बीच में, इवन अभी भी सर्वे चल रहा है, 4 दिन और बढ़ा था, तो पूरा एक एक घर का सर्वे किया। उसी में मैं आपको बता रहा हूं कि केवल जो लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए थे 5102 पाए गए थे, सबकी टेस्टिंग करा दी गई थी और टेस्टिंग में जो लोग उसमें से कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह से इसका प्रसार नहीं होने पाएगा, हम लोग इसको नियंत्रित कर ले जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी 20 दिन पहले जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स की संख्या थी वो 350 थी, जो अब घट करके 248 रह गई है। तो धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि चाहे बात ऑक्सीजन की हो, दवाइयों की हो, ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण, सब जगह पर एक सिस्टम काम कर रहा है और पहले से स्थितियां काफी बेहतर भी हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े और उन्होंने क्या बातें कही, क्या दावे किए, वो हम आपको बता देते हैं। राकेश कुमार सिंह, मुरादाबाद के डीएम, एबीपी गंगा के ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने बताया कि 7000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और उसमें सीरियस पेशेंट्स की संख्या लगातार कम हो रही है। करीब 1000 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो कि माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं। जिले में 3 गुना तैयारी हो रही है। आने वाले समय को देखते हुए, थर्ड वेव को देखते हुए अभी से तैयारियां की जा रही हैं और 3 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। और चलिए ई कॉन्क्लेव में अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त चित्रकूट के डीएम है शुभ्रांत कुमार शुक्ला जी। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार। एबीपी का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने इस कॉन्क्लेव में मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, सबसे पहले हम चित्रकूट की स्थिति जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक्टिव केसेस कितने हैं वहां पर और कितने टोटल केसेस वहां पर अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और मृत्यु दर फिलहाल क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूलतः यह जनपद ग्रामीण परिवेश का है, तो यहाँ पे अन्य जो महानगरों की अपेक्षा तो बहुत ही कम केसेस रहे। अधिकतम हमारे 1500 के आसपास गए हैं टोटल एग्रीगेट में केसेस, और इस समय तो 50 प्रतिदिन केसेस ये जो है एक्टिव निकल रहे हैं। तो केसेस तो हमारे बहुत ज़्यादा नहीं गए, कुछ दिन के लिए 200 के आसपास पर डे हमारे एक्टिव केसेस आए। तो इस समय हमारे करीब 863 केसेस हैं और इस 863 में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करीब 155 तो नगरीय क्षेत्रों में है और 464 ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो जैसा अभी इस समय हम लोगों का जो अभियान है, जो मूल स्ट्रेटजी है कि ट्रैक करिए, फिर टेस्ट करिए, ट्रीट करिए, तो अब हम अर्बन से फोकस करके गाँव में चले गए हैं, क्योंकि गाँव में ये संक्रमण अब पहुँचा है। और उस स्ट्रेटजी में इस समय करीब 80 हमारी RRT टीमें हैं, जो हर गांव में हम जाके और लोगों को जो भी लक्षण युक्त हैं उनका सैंपल ले रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं। तो ये केसेस तो हमारे ज़्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी रहे हैं उनको हमने अटेंड किया है और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी के हिसाब से कार्रवाई की है और काफ़ी इसमें नागरिकों को ये इससे राहत रही है। तो सर, आप बता रहे हैं कि 3T पर ही आप आगे बढ़ रहे हैं, 3T फॉर्मूले पर, और अब जो मेन फोकस है वो रूरल एरियाज पर है, गांव के इलाके जहां पर इन्फेक्शन ज्यादा फैला है। लेकिन अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर क्या कोई अपनी कोरोना टेस्टिंग लैब है या आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर है अभी? हाँ, आपने सही सवाल पूछा। अभी हमारी तो ये जो डिपेंडेंसी है, हमारे यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर बांदा है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एक लैब है और वहाँ हमारा सैंपल जाता है। दूसरे दिन या तीसरे दिन अधिकतम ये हमारा टेस्ट होके आ जाता है।
लेकिन जो इस समय ये इधर 10 दिन से जो स्ट्रेटजी रही है, थोड़ा सा भी लक्षण है तो दवा देने का ये जो निर्देश था कि तत्काल हम दवा उनको दे दें और ताकि उनका मेडिकेशन प्रारंभ हो जाए और उनका जो केस है वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो। तो ये जो स्ट्रेटजी रही है कि हम जो भी आए टेस्ट कराने उनको सबको दवा दी गई अगर उनमें कुछ प्राथमिक दृष्टया कुछ ऐसे लक्षण थे खांसी बुखार जुकाम के, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव रहा है। और जो आपने एक सवाल पूछा था कि डेथ रेट का, वो तो 1% से कम ही रहा है, 0.96, और ज़्यादातर इसमें सीनियर सिटीजन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें काफ़ी जैसे देर में आए, शुरू में लोगों ने इग्नोर किया कि ये सामान्य जो है खांसी बुखार का लक्षण है, तो उन्होंने फिर थोड़ा देर हम लोगों को बताया या हमारी टीम को बताया, देर में आए, तो उसकी वजह से कुछ इस तरह से हुए हैं। लेकिन गांव में जो अब ये हमारी टीमें पहुंची हैं तो वहाँ पे भी हम लोग ग्रामीणों को अटेंड कर रहे हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये करीब 7 दिन का एक अभियान चला था मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पे भी करीब 7,000 घरों में हम लोगों ने अपनी दवाएं पहुँचा दी हैं कि थोड़ा सा भी लक्षण है तो उसका नागरिकों से कहा गया है कि सेवन करें। तो इस तरह से ये का जो प्रोटोकॉल है कोरोना से लड़ने का, वो भी यही कहता है कि टेस्ट रिपोर्ट आती रहेगी लेकिन मेडिकेशन, मतलब सिम्टम्स हैं तो उसके हिसाब से इलाज शुरू हो जाए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ही कोरोना से बचाता है, जान जाने से बचाता है। एक बहुत बड़ा कारण है कि लक्षण आए तो फौरन इलाज शुरू हो, अगर अस्पताल की जरूरत है तो अस्पताल मिले। सर, ऑक्सीजन को लेकर भी बहुत दिक्कतें झेली हैं लोगों ने। हालांकि हम चित्रकूट की बात करें तो डेटा के हिसाब से जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा केसेस हमेशा नहीं रहे हैं, पर लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, इस समय इस तरह की कोई कमी क्या यहाँ पर रही है, और यदि हाँ तो फिर आगे उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आपने ये सवाल पूछा, अन्य जनपदों में क्राइसिस थोड़ी बहुत अगर रही होगी तो रही होगी। इस जनपद में ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं थी। हमको प्रयागराज से 50 सिलेंडर लगभग डेली मिल जाते थे। हमारे टीम लगी हुई थी जाके, और अपना कभी 24 घंटा डिले हो जाता था, कभी 36 घंटा डिले हो जाता था, लेकिन हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल यहाँ चित्रकूट में खो में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर अस्पताल है, और उसी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे उसको निश्चित किया गया, और मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन हमारा 100 का गया है। तो उस फ्रंट पे हमें ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आई। किसी ने थोड़ी सी भी अगर जरूरत थी तो बिल्कुल हमने सर। और जाते जाते अंत में मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई ऑक्सीजन प्लांट भी क्या आप लोग इंस्टॉल कराने वाले हैं, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में? मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जिससे भी हम अपने रोगियों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने अपने जो है विधायक निधि से 200 बेड के हॉस्पिटल का एक सैंक्शन कराया है, वो प्रोसेस में है। पीएम केयर फंड का एक ऑक्सीजन प्लांट वो प्रोसेस में है। इसी तरीके से ये जो है रेडको खैतान हमारे मानिकपुर सीएचसी में वो अपना 60 बेड का ऑक्सीजन प्लांट की एक व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की भी एक अच्छी तैयारी है जनपद में हो गई है। जैसा मेडिकल जानकार और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयारियां और व्यापक होनी चाहिए। बेशक अभी कैपेसिटी या खपत कम है, लेकिन वो गलतियां दोबारा ना हो जो दूसरी लहर को अंडर एस्टिमेट करके हुई। तैयारियां पहले से होनी चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, कोविड अस्पताल और इससे संबंधित जो बाकी तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत के लिए। तो हमारे साथ डीएम चित्रकूट जुड़े और उन्होंने कई अहम बातें चित्रकूट के लिए हमें कही। सुभ्रांत कुमार शुक्ला जी, डीएम चित्रकूट, एबीपी गंगा के ई कॉन्क्लेव में अभी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और उनका दावा यह भी था कि कभी रही भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या यहाँ पर फिलहाल 800 के पार है, लगभग आधी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलाकर। दवाइयां भी प्रॉपर है और कोविड बेड की भी कोई कमी नहीं है। संभल के डीएम संजीव रंजन जी, सर बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में। संजीव जी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ बोले, आवाज आ रही है जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी वर्तमान में जिस तरीके के हालात बीते 15 से 20 दिनों में हम लोगों ने देखे हैं, अब संभल की स्थिति क्या है? एक्टिव केसेस कितने हैं? मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? पॉजिटिविटी रेट में कितनी कमी आई है? अभी जनपद संभल में
पूरे लगभग 1207 केसेज जो एक्टिव हैं जी और इस दौरान जो भी हमारे मृत्यु दर की बात यहाँ तक की जा रही है वो 75 डेथ हुए थे। जी तो जो लगभग 1% से कमी था, इनफैक्ट ये 0.6-0.7% के आसपास रहा। और ये अभी जो सेकेंड वेव आया था उसमें लगभग 9,000 केसेज आए थे। जी और जो केसेज है जो पीक के टाइम में आ रहे थे ये लगभग 350 केसेज पीक टाइम में थे, परंतु ये प्रतिदिन अब कुछ घटता जा रहा है और आज के डेट में 86 केसेज जो है जो केवल पॉजिटिव आए थे। जी बिल्कुल सर। और अगर हम बात करें केसेस की कमी आई है, जो दूसरी चुनौतियां थी, चाहे फिर हम ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, इसको लेकर हालात कितने सुधरे हैं? कितनी व्यवस्था को आप लोगों ने बढ़ाया है? आपने किस तरीके से विस्तार किया उसका? जैसा कि आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जयपुर में फिलहाल हम लोग एक L1 का हॉस्पिटल चला रहे थे जो कि 100 बेड का था और 3 L2 हॉस्पिटल चला रहे थे। एक गवर्नमेंट सेक्टर में सामुदायिक स्वास्थ्य नरौली को डेजिग्नेट किया गया था और 2 प्राइवेट सेक्टर में चल रहे थे। तो टोटल में ये हमारे पास लगभग 250 बेड जो ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के साथ उपलब्ध है, जिसमें कुछ आईसीयू और वेंटिलेटर भी थे। L3 के तौर पे हम लोग थोड़े बहुत मुरादाबाद से डिपेंडेंट थे और अभी जो स्थिति है जो जितने हमारे पास जो सुविधाएं हैं उस सुविधा के हिसाब से अभी पेशेंट की संख्या काफी कम हो गई है, परंतु जैसा कि जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि केसेज जो है हो सकता है कि 3rd वेव या 4th वेव इस तरह के केसेज आएंगे तो उसमें बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के संबंध में यही बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने लगभग जो 5 CSC पे 30 बेडेड हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं, जो फ्यूचर में इनकेस अगर ऐसी स्थिति आएगी तो जो हमें हमारे लिए उपलब्ध होगा, जिसमें सभी ऑक्सीजनेटेड उपलब्ध रहेंगे। ये ऑक्सीजन की उपलब्धता कुछ प्लांट के स्तर से करा रहे हैं और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जनपद में फिलहाल 75 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और इसको बढ़ाकर हम लोग लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 125 से 150 के आसपास उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल सर, ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को सुधारा गया है, लेकिन अगर हम बात करें, आपने जैसा कि कहा कि व्यवस्थाओं के लिहाज से हमारे पास अभी मरीज कम है, लेकिन तीसरे और चौथे वेव की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बच्चों को लेकर खास तौर से जरूरतें होती हैं जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या उस पर भी संभल काम कर रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है तो हम लोग एक पीडियाट्रिक वार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि कम से कम 10 बेड का हो, 10 बेड में सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो हमें अगर बच्चों के केसेज अगर आएंगे तो वैसी परिस्थिति में इसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों का ही सर मामला है तो एक सवाल और भी है और कुछ दर्शक हैं जो ये सवाल पूछ भी रहे हैं, वो जवाब जानना चाहते हैं कि कई केसेस ऐसे कुछ जिलों में आए, हो सकता है कि संभल में ना आया हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अगर इस तरीके की परिस्थिति किन्हीं बच्चों के सामने आती है तो क्या उनके लिए भी कोई योजना है कि उनका भरण पोषण कैसे होगा? क्या उनकी जिम्मेदारी प्रशासन उठाने के बारे में कुछ सोच रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ही जायज है और बिल्कुल सही है। इस संबंध में हम लोग जो जितने केसेज आए हैं, जो देश के केसेज हुए हैं, सबको सर्वे कर रहे हैं। उसमें ऐसे कोई बच्चा जिसके माता पिता नहीं रहे हैं या अनाथ हो गए हैं, उसको हम लोग उसके भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे और उसके पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल, ये एक बेहतर कदम भी होगा। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि संभल में किस तरीके से काम हो रहा है। तो संभल के डीएम हमारे साथ जुड़े, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही हैं संजीव रंजन जी ने, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, मृत्यु दर 1% से कम है और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि सुविधाओं के लिहाज से मरीजों की संख्या कम है, सरप्लस व्यवस्थाएं। और चलिए कॉन्क्लेव में अब रुक करते हैं पीलीभीत का। हमारे साथ मेहमान और डीएम पुलकित खरे जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि पीलीभीत की अभी क्या स्थिति है, एक्टिव केसेस कितने हैं, मृत्यु दर कितनी कम हुई और पॉजिटिविटी रेट को लेकर क्या स्थितियां हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा का इस ई कॉन्क्लेव के माध्यम से मुझे जोड़ने का और इस मंच पे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए। पीलीभीत जनपद की अगर हम बात करें तो अभी हमारे जनपद में 1859
एक्टिव केसेस हैं और इसमें से अधिकांश केसेस होम आइसोलेटेड हैं, जिनको माइल्ड फॉर्म में कोविड है, जिनको हम लगातार अपने ICCC जो हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से इन होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमारे लगभग 66 पेशेंट ऐसे हैं जो थोड़े सीरियस हैं और हमारे जो हायर लेवल का अस्पताल जिसको हम अस्पताल कहते हैं उसमें वो भर्ती हैं। तो कुल एक्टिव केसेस तो 1800 हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हमारे नए केसेस आ रहे हैं उनमें लगातार वो घट रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक्टिव अभी केसेस हैं इनको भी हम लोग जल्द क्योर कर लेंगे। टाइमली इनको ट्रैक करके टेस्ट कराना और ट्रीट करना जो स्टेट की पॉलिसी है उसको हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। जी बिल्कुल सर, अगर हम अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर लोगों को ट्रैक करना, उन्हें ट्रीट करना, उस संबंध में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। हमारे जनपद में भी प्रकरण है वो ग्रामीण अंचलों से ही आए हैं। इसके लिए जो ICCC हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसमें 15 ऑपरेटर हर शिफ्ट में बैठते हैं, दिन में 3 शिफ्ट होती हैं और जो भी केस एक दिन पहले हमें पता चलता है तत्काल ही उस केस के लिए गांव की निगरानी समिति को बताया जाता है। हर ब्लॉक में हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम बना रखी है। इन टीम्स का ये काम होता है कि जिस भी गांव में केस निकल कर आता है हम लोग तत्काल उस टीम के माध्यम से जो होम आइसोलेशन की एक किट है, मेडिसिन की किट है, उसको उस घर तक पहुंचाते हैं। बहुत जरूरी है कि कोरोना के जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखें सभी दवाइयां मौजूद हों और व्यक्ति तुरंत उन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दे। यही नहीं, हम ग्रामीण अंचलों में कॉल करके जो हमारी निगरानी समिति है जिसमें उस गांव की आशा होती हैं, उस गांव की आंगनवाड़ी होती है, उनसे भी हम लगातार बात करते हैं। वो पेशेंट के घर जाती हैं, घर जाके उस पेशेंट का बुखार कितना है, टेम्परेचर, SpO2 की कितनी वैल्यू है, ये लगातार हम लोग सर्वे करके नोट करते हैं जिससे सही समय पे पेशेंट की हालत बिगड़ने से पहले हम उसको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बीते 15 से 20 दिनों की अगर बात करें जिस दौर में हम लोगों ने पीक को देखा है, बहुत सारे लोग रेमडेसिविर के लिए भटकते हुए नजर आए। कुछ लोगों को पैरासीटामोल जैसी स्थितियां भी कुछ जिलों में आई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई। तो क्या अब इन दवाओं की उपलब्धता पूरी है, सरप्लस है, कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे? जनपद पीलीभीत में दवाइयों की कभी भी किल्लत नहीं हुई जब से सेकेंड वेव शुरू हुई है। रेमडेसिविर भी हमें स्टेट से सही समय पे पर्याप्त क्वांटिटी में प्राप्त हो गई थी और इसकी एक हम लोगों ने प्रक्रिया बना दी थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स की भी एक मीटिंग करी और उनको बताया, इसमें IMA का भी सहयोग लिया और ये बताया गया कि हर प्रकरण में रेमडेसिविर जरूरी नहीं होता है। तो जिन प्रकरण में आवश्यकता हो उनमें ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें और उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे हम लोग रेमडेसिविर पेशेंट को उपलब्ध करा रहे थे। इसी तरह जो हमारी मेडिसिन किट में अन्य दवाइयां हैं जैसे पैरासीटामोल हो गई, विटामिन की जो दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन हो गई, इस तरह की दवाइयों की भी कोई किल्लत नहीं है। हमें लगातार स्टेट से वो दवाइयां समय पे मिलती रही हैं और ये मेडिसिन किट पर्याप्त संख्या में हमारे हर CHC PHC पे जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वहाँ मौजूद हैं और समय से पेशेंट्स को वो पहुंचा दी जाती हैं। सर, थर्ड वेव के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि वो बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है और इससे भी भयावह स्थितियां बन सकती हैं? बिल्कुल, तैयारी पहले से करना बहुत जरूरी होता है। हमने सेकेंड वेव में भी जब वेव की शुरुआत हुई थी तो अपने बेड्स की संख्या को दोगुना किया था। हमारे पास उस वेव की शुरुआत से पहले सिर्फ 100 ऑक्सीजन युक्त बेड थे, लेकिन हमने 3 दिन के अंदर ही उनकी संख्या को दुगना करा। साथ ही साथ हमने गांव में टीमें तिगुनी करी थी। इसी तरह अब जो थर्ड वेव है जिसके लिए ये आकलन करा जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगी, हम लोगों ने जनपद भर के जितने पीडियाट्रिशियंस हैं उनकी एक सूची बना ली है, उनकी सूची तैयार कर ली है जिससे उनकी सेवाएं ली जा सकें। बच्चों को भर्ती करने के लिए जो विशेष प्रकार के ICU होते हैं उसकी तैयारी भी जनपद में पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट जनपद में 2 और लगने हैं। एक PM केयर के माध्यम से लग रहा है, उनसे भी काम शुरू हो गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हम बात करें या कंसंट्रेटर्स की बात करें तो वो हमारे ग्रामीण अंचलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने उसका भी प्रोक्योरमेंट करा और अब हमारे हर CHC पे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी अब पहुंच चुके हैं। तो थर्ड वेव यदि आती है और खासकर बच्चों को देखते हुए तो उसकी तैयारी पूरी है। हम लोग जागरूकता के लिए भी इसका पहले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिससे गांव में हम इसके प्रकोप को रोक सकें। जी, एम्बुलेंस की भी सर एक दिक्कत आई और कई जगहों पर ये शिकायतें आई कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं और पीक टाइम में तो कैबिनेट मंत्री को लिखना पड़ा चिट्ठी CM को कि 5-5, 6-6 घंटे एम्बुलेंस नहीं मिलती। अगर पीलीभीत की बात करें तो एम्बुलेंस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या आप लोगों ने मेंटेन किया है?
पीलीभीत में जैसे ही कोविड की दूसरी वेव शुरू हुई थी तो हमारे जनपद में जो कुल 23 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं सरकारी सिस्टम में, उसकी 75% एम्बुलेंस को हमने कोविड के काम के लिए संरक्षित कर लिया था और 6 एम्बुलेंस को नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए रखा था। जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों की बैठक करके भी हम लोगों ने उनकी क्षमता की 50% एम्बुलेंस को केवल कोविड कार्य के लिए संरक्षित रखा। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे दूर के शहरी क्षेत्र हो, किसी भी जगह पेशेंट को कोई एम्बुलेंस की दिक्कत नहीं आई। एक डेडिकेटेड नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया था जिसका प्रचार प्रसार करा गया कि यदि आपको एम्बुलेंस चाहिए तो इस नंबर पे फोन करें और वहां से सीधे एम्बुलेंस 15 से 20 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती थी। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो उस बीच से वक्त निकालने के लिए और ये बताने के लिए कि पीलीभीत में क्या स्थितियां हैं। तो हमारे साथ डीएम पीलीभीत पुलकित खरेज जुड़े थे। क्या मुख्य बातें उन्होंने कही वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो दिक्कत नहीं है। दूसरी लहर आने के बाद डबल कर दी गई बेड की संख्या, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, निगरानी समितियां काम कर रही हैं, टेस्ट ट्रेस और ट्रीट पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तीसरी वेव की आशंका है, बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है, उसको लेकर भी जिले भर के जो बाल विशेषज्ञ होते हैं उनकी एक लिस्ट बना ली गई है कि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा ली जा सके। और इसके साथ ही साथ बच्चों को भर्ती करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उस पर भी पीलीभीत में काम शुरू हो गया है। तो गांव की निगरानी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम काम कर रही है।